प्यारे भाइयों और बहनों, खासतौर आप लोगों ने पीसी प्रसाद साहब वाला मेमोरियल लेक्चर के लिए मुझे जो निमंत्रण दिया है, जिसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा पर्सनली ताल्लुकात थे साहब से। और उसके अलावा जब भी बिहार के लोगों से मुखातिब करने का मौका मुझे मिलता है, मैं वो भरपूर यूज करता हूं, क्योंकि मेरा और बिहार के लोगों में एक बहुत ही अटूट संबंध है। जब पहले मेरा ट्रांसफर महोबा से पटना हुआ था, तो लोगों ने मुझे बहुत डरा दिया था, धमका दिया था, आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं, यहाँ से आप बच के नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद और लोगों से मिलने के बाद जो ना, मैं भी उनमें से एक हो गया। तो उसके बाद में मेरा ट्रांसफर यहाँ से दिल्ली, आगरा हुआ और उसके बाद दिल्ली हुआ, तो लोग मुझे बिहारी समझते थे। बहुत सारे लोग बिहारी समझते थे, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हुआ है बिहार से, तो इसलिए भी लोग समझते थे। और मैं बिहार का बोली भी बोलना शुरू कर दिया था। खासतौर मेरे बच्चे भी जो ना वही बात, उसी तरीके से, उसी लहजे में बात किया करते थे। तो मैं, फॉर बिहार एंड पटना इज सेकंड होम फॉर मी। इसलिए मैं जब भी मौका मिलता है तो इस तरह की जो ना प्रयासों में मैं खुद जो ना शामिल हो जाता हूँ। खासतौर में शुक्रगुजार हूँ कि हमारा द्विवेदी साहब को, और जो ना बाकी और जितने भी तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरा अगर नाम गिनेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उन सबके लिए, क्योंकि उन लोगों ने इस मौके पे मुझे याद किया। अब मैं विषय के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, और पहले ये कहना चाहूंगा कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट के जगह से ही बात करूंगा, एक रिलीजियस आदमी होते हुए बात नहीं करूंगा, एक हिस्टोरियन होते हुए बात बिल्कुल नहीं करूंगा। वो भी आर्कियोलॉजिकली हम लोगों ने देखा है, जो हम लोग जानते हैं सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो आर्कियोलॉजिकली बात करेंगे, आप बहुत चीजें जो रिलीजियस वाले लोग कहते हैं वो हम लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने ये कह दिया श्री राम जी 1 लाख साल या 2 लाख साल पहले का है, एज एन आर्कियोलॉजिस्ट मैं कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर किसी ने ये भी कह दिया कि हमारे पास उस जमाने में पुष्पक विमान था, क्योंकि बहुत सारे जो ना एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप ये भी कहते हैं कि हमारे पास पुष्पक विमान था, हम इतने डेवलप थे, हम इतना तरक्की कर लिया था, तो एज एन आर्कियोलॉजिस्ट हम लोग उनसे आर्ग्यू करने नहीं जाएंगे, लेकिन उनसे जो ना बिल्कुल रास्ता अपना काट देंगे। अगर किसी ने ये किया है, हम लोग को सर्जरी मालूम था उस जमाने में, गणेश जी खुद जो ना वो सर्जरी का सबसे अच्छा मिसाल है। और इस तरह की चीजें जो ना लोग जो ना कभी साइंस कॉन्फ्रेंस में भी जाके कह देते हैं, और तो आर्कियोलॉजिस्ट दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। उसी तरीके से कुछ मिनिस्टर्स अभी शुरू कर दिया है, कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने शुरू कर दिया है कि हमारा पास इंटरनेट थे उस जमाने में, हम लोग जो ना बहुत इतना तरक्की कर लिया था, नेट हमारा पास था, तो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर किसी ने यह भी कह दिया कि हमारे पास 18 अक्षौहिणीज थे महाभारत वार में, तो वो भी एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं। एक अक्षौहिणी का मतलब ये है कि उसमें 27,870 हाथी होना चाहिए, 27,870 एलिफेंट्स होना चाहिए, 21,870 चैरियट्स होना चाहिए, 65,610 घोड़े होना चाहिए, 1,09,350 सोल्जर्स होना चाहिए, जिसका मतलब है एक अक्षौहिणी का मतलब है 2,18,700
तो 18 का मतलब ये हो गया 39,36,600, 40 लाख समझ लीजिए। तो ये सब जो ना हम लोग बिलीव नहीं करते, वो सब जो ना एग्जैजरेशन से। अब रामायण और महाभारत वगैरह, अब जैसे महाभारत है, इसमें जो ओरिजिनल महाभारत है जिसका नाम था जया, दैट वाज ओनली 8,800 वर्ड्स। फिर उसका जो रिवीजन किया है, उसके बाद जो रिवीजन किया है, तब जो ना भारत हुआ 24,000 वर्सेस हुआ, और आज जो ना वो 1,00,000 वर्सेस है। तो ये है साइंटिफिकली अगर हम बात करेंगे तो रिवीजन हमेशा होता रहा। अच्छा, तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या है? सबसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे प्रोफेसर बीबी लाल साहब। तो कुछ लोगों से अगर आप एक्सट्रीम रिलीजियस वालों से पूछेंगे तो वो कहेंगे जो कुछ उसमें लिखा है रामायण और महाभारत में लिखा है वो सब सही है, डिट्टो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन से अगर पूछेंगे तो वो कहेंगे इसको बिल्कुल एकदम जो ना ये माइथोलॉजी है, इसको बिल्कुल एक्सेप्ट मत कीजिए। लेकिन ये आर्कियोलॉजिस्ट का स्टैंड क्या होगा? उनका स्टैंड ये होगा जिसमें इसमें जितना एक्सेप्टेबल है वो चीजें एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जो एग्जैजरेशन है, ओरिएंटल हाइपरबोल है, वो सब जो ना बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि जो हम जो ना जो एक आदमी, एक इंसान जो कुछ कर सकते हैं वो सब हम एक्सेप्टेबल है, इतना ही हम एक्सेप्ट करेंगे। बाकी सारी चीजें जो ना एग्जैजरेशन से, वो सिर्फ इंडियन कल्चर में नहीं, पर्शियन कल्चर में भी उसी तरीके से एग्जैजरेशन है, इजिप्शियन कल्चर में भी है, इस्लामिक कल्चर में भी है, क्रिश्चियन कल्चर में भी, सारे में है। तो इसलिए जो ना एक आर्कियोलॉजी से कोई भी चीज, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसमें जितना है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए, जो कोर पोर्शन है सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट कीजिए। तो इसी के लिए जो प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने हस्तिनापुर का एक्सकवेशन किया। रामायण पहले है, महाभारत बाद में है, लेकिन जैसे उन्होंने जो एक्सकवेशन किया उस क्रम में अगर हम जाएंगे, हम पहले जाएंगे हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर हम लोगों को सबको पता है, हस्तिनापुर का युद्ध हुआ, हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र में वो युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध जो ना बिल्कुल टालने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए काफी लोगों ने कोशिश किया था, लेकिन हो नहीं पाया। तो बाद में जो युद्ध हुआ है उसमें साहब ने जब एक्सकेवेशन करने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए गया था, बहुत बड़ा एक टीला देखा। तो टीले में हम लोगों को तब तक इतना ही पता था, 5th सेंचुरी बीसी तक इंडिया का हिस्ट्री क्या था, जिसके बारे में कई पुराणों में छोटी छोटी तस्कराएं थे, जिसके बेसिस पे हम लोगों को मालूम था इंडियन हिस्ट्री गोस बैक अप टू 5th सेंचुरी बीसीई, बीसी तक जा रहे हैं। उसके पहले का हिस्ट्री क्या था? जैसे हमारा इंडस वैली के बारे में उस टाइम में पता ही नहीं था, ये पहली बार पता हुआ 1927 में। उसके पहले तो पता ही नहीं। हम लोगों को ये भी पता नहीं था बुद्धा है वो इंडिया का है, किसी को पता नहीं था। बड़े बड़े हिस्टोरियन, उस जमाने के बड़े हिस्टोरियन को भी पता नहीं था कि बुद्धा इंडियन है। बहुत सारे लोग समझ रहे थे ये इजिप्शियन, कुछ लोगों ने कहा अफ्रीकन है, क्योंकि बुद्धा का जो इमेजेस कई कंट्री से जो मिला था उसमें उनका वो गुंगरालू वाला बाल था, जो अक्सर अफ्रीकन का होता ही है। तो लोग समझते ये शायद अफ्रीकन होगा, क्योंकि बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जब तबाह और बर्बाद किया, उसी के साथ हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, वैशाली है, कुशीनगर है, ये सब जो ना खत्म हो गए, सारनाथ है, सब खत्म हो गया था। ऑलमोस्ट बुद्धिज्म बिल्कुल खत्म हो गया।
तो फिर किसी को भी पता नहीं था, जैसे नालंदा के बारे में भी पता नहीं था, और उसी तरीके से अशोक के बारे में भी ये पता नहीं था अशोक इंडिया का है। मगध छोड़ दीजिए, अशोक के बारे में ये भी पता नहीं थी ये वो इंडिया। बहुत से लोग जो है इनको श्रीलंकन समझ रहे थे, क्योंकि श्रीलंका में इसी तरीके से प्रियदर्शिनी करके किंग है, उनका लिखा हुआ भी था, तो समझ रहे थे शायद ये वहीं का है। लेकिन जब दीपवंशा का ट्रांसलेशन हुआ, महावंशा और दीपवंशा का ट्रांसलेशन हुआ, दीपवंशा में बहुत साफ लिखा हुआ था ये अशोक प्रियदर्शिनी जो है और कोई नहीं है। प्रियदर्शिनी क्योंकि अशोक उस टाइम में नहीं थी, ये और कोई नहीं है, ये बिंबिसार का पौत्र है। सॉरी, ये इसका बिंदुसार का पुत्र है, जो बिंदुसार है उनका पुत्र है, और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है। तो ये, और उन्होंने उज्जैन का राजा थे, ये पूरा उसका वर्णन किया था, जिसमें से पहली बार पता हुआ। उसके बाद 2 इंस्क्रिप्शन मिला, एक कर्नाटका में था और एक गुजरात में, यूपी में एक इंस्क्रिप्शन मिला, उसमें भी ये पूरा अशोक के बारे में तब हमको पता चला। तो लेकिन उसके पहले का हिस्ट्री क्या था, लोग समझते थे कि ये डार्क एज, तो वो डार्क एज को इसको भी जब खत्म करना है, उसी के लिए प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने एक्सकैवेशन किया वहां हस्तिनापुर में जाके। वहां एक बहुत बड़ा एक टीला था जिसका हाइट था 18 मीटर्स ऑफ दैट टाइम, अब बहुत जना कई 6 किलोमीटर्स में था। तो उसमें जब एक्सकैवेशन करते गया, जैसे आप सबको पता है, एक्सकैवेशन में सबसे ऊपर हम लोगों को जो आज के जमाने का बर्तन है वो मिलता है। उसके नीचे जब खुदाई करेंगे अगले लेयर होंगे ब्रिटिश पीरियड, उसके नीचे होंगे मुगल पीरियड, फिर नीचे होंगे सल्तनत पीरियड, उसके नाम नीचे होंगे राजपूत पीरियड, फिर उसी तरीके से जो ना हर्षा है, गुप्ता है और सुंग कुषाण, ये सब जो ना चलेंगे उसी तरीके से। तो उसको सबसे नीचे उनको एक पोट्री मिला है जिसका नाम उन्होंने, उस टाइम में किसी को पता नहीं था, वो काला सा पोट्री था, हल्का सा अगर गेरुआ इसका था कि ग्रे कलर का था, उसमें छोटा सा जो पेंटिंग हुआ करता था वो काले रंग का था। तो पोट्री जो है वो ग्रे कलर का है, जिसमें थोड़ा सा जो ना पेंटिंग मिलके वो काले रंग की सबसे नीचे। तो उन्होंने वो ठीक है वो मान लिया। फिर महाभारत में जितने भी वर्णन किया था उन साइज के बारे में स्टडी किया, तो उसमें से एक है कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुआ था। तीसरा एक साइड काम्बिल, जो द्रौपदी है वो काम्बिल के रहने। उसी तरीके से अहिक्षत्र, तो वो भी उसी के बिना टाउनशिप था। फिर लड़ाई खत्म करने के लिए उन लोगों ने ये सोचा 5 विलेजेस, उस जमाने के 5 विलेजेस पांडवों को दे दिए जाए। तो वो 5 विलेजेस कौन सी है? एक है इंद्रपत, तिलपत, अटपत, सोनीपत, और इसी तरीके से ये 5 विलेजेस हो गए। तो इन सारी जगह पे ट्रायल एक्सकवेशन किया। जब ट्रायल एक्सकवेशन किया तो सबसे नीचे उनको वही पोट्री मिला जो हम लोग जब बाद में उन्होंने जो नामकरण किया था PGW, पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री, वो नामकरण दिया। तो इसका मतलब ये है कि पहले जमीन बिल्कुल कोरा था। तो फर्स्ट जो इनहैबिटेंट्स थे वो ये PGW वाले थे, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट जो मेजर जो उन्होंने एक पॉइंट निकाला। अच्छा, फिर लड़ाई के बारे में, हस्तिनापुर के बारे में कई चीजें हैं। लड़ाई हो गया, लड़ाई में ये डिसीजन भी हो गया कि पांडवास ने जीत लिया।
तो अब उनको रूलर वही है। तो पहले धर्मपुत्र ने कहा मुझे वो क्राउन नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे अपने भाई और बहनों को मारना पड़ा। फिर सेकंड से कहा तो उन्होंने भी कहा मुझे नहीं चाहिए, हम कैलाश जा रहे। लेकिन ये तो आपका धर्म भी है, आप जो ना ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते, आप तो राजन ही है, आप क्षत्रिय है। तो बाद में उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमसे सबसे यंगेस्ट जो भी है वो राजभार संभालेंगे। तो सबसे यंगेस्ट कौन था? वो थे परीक्षित। परीक्षित वो तो सन ऑफ अभिमन्यु, अभिमन्यु जी अर्जुन के पुत्र। उसमें एक वायुपुराण में एक रेफरेंस था, क्योंकि जब परीक्षित का 8वां जनरेशन जब रूल कर रहे थे, हस्तिनापुर में रूल कर रहे थे, वहां एक बहुत बड़ा बाढ़ आया, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। उसके बाद लोग जो है यहाँ से बच के लोगों जो कौशाम्बी करके एक जगह पे जाके वहां फिर जो ना उन लोगों ने हैबिटेशन शुरू कर दिया। तो कहते हैं वायुपुराण, गंगे अपहृदे नगरम नागस्वाके त्युक्तार निजक्षुर नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायते। त्युक्तार निजक्षु जो आखिरी 8th जनरेशन में निजक्षु था, वो त्याग कर लिए। त्युक्तार निजक्षु नगरम कौशाम्बेयम, कौशाम्ब नगरम, नगरम सनिवत्सायते, दोबारा उन लोगों ने इनहैबिट किया। तो जब प्रोफेसर लाल साहब ने एक्सकवेशन किया, उनको वो चीजें मिल गया, जो फ्लड मार्क था वो पूरे की पूरा फ्लड मार्क मिल गया, जिसके बारे में वायुपुराण में कहा था। तो उसको वो फ्लड को जो ना वो रेफरेंस उन्होंने इससे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो ना फिर उसके नीचे वो जो पोट्री जो ना वो बिल्कुल खत्म हो गया था, जो पीजीडब्ल्यू वाला पोट्री उसी के साथ खत्म हो गया। फिर 430 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने कौशाम्बी में एक्सकवेशन किया। तो जब एक्सकवेशन जो मिला है वो डीजेनरेटेड पीजीडब्ल्यू मिला, जनरेटेड अगर अच्छा वाला पोट्री कहीं नहीं मिला। हटा देंगे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि यही वो पोट्री है, क्योंकि यही पोट्री ये सारी इतने जगह के बारे में जो रामायण महाभारत ने कहा उन सारी जगह पे ये अवेलेबल है, तो इसलिए ये पोट्री उन्हीं का है। तो दैट वाज हिज डिसीजन। तो अब हम लोग जो थोड़ा सा ये देख लेंगे, जो स्लाइड्स देखेंगे, स्लाइड्स के हिसाब से जो मैं थोड़ा सा बात करना शुरू करूंगा। तो एक्सकवेशन जो ना आर्कियोलॉजी जो शुरुआत है वो दिस इज ऑलमोस्ट फ्रॉम 1863 से एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग पे शुरू हुआ है। इंडिया में 1861 में हुआ है। ये एक बहुत बड़ा साइट है यूरोप में, इटली में। तो वहां पोम्बे करके एक शहर है, ये 79 BC में, 79 AD में, ये बिकॉज ऑफ ए ज्वालामुखी के वजह से ये पूरा शहर एकदम बर्बाद हो गया था, बिल्कुल तबाह हो गया था और उसके ऊपर लावा पड़ा। लेकिन 17 और 18th सेंचुरी में लोगों को थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में पता चला, लेकिन कोई एक्सकवेशन उस टाइम में नहीं था, आर्कियोलॉजी बिल्कुल नहीं था सब्जेक्ट। लेकिन 1867 से ये धीरे धीरे एक्सकवेशन करना शुरू किया। वो शहर का नाम है पोम्पे। यहीं से एक तरफ से आर्कियोलॉजी शुरू हो गया। दूसरी तरह से किस कंट्री में सर? कंट्री का नाम? पोम्पे, 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 इटली, पोम्पे इटली में। दूसरी जगह पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वहां जब एक्सकवेशन किया, वहां जैसे बाइबल में कहा था, जो ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, बाइबल को ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, जैसे उसमें जिक्र किया था उसी तरीके से कई शहरें बाहर निकलने लगे। और तीसरा ये हुआ है कि जो जैसे हमारा महाभारत और रामायण है, इसी तरीके से ग्रीक सिविलाइजेशन में
उनकी कई इसी तरीके का चीजें हैं, उसका जो माइथोलॉजी है, तो वो माइथोलॉजी के बेस इलियड एक सबसे सबको मालूम है इलियड के बारे में और ओडिसी के बारे में, उसी तरीके का एक एक्सकवेशन हिसार लिख करके आजकल का टर्की और ग्रीक के बीच में एक एक्सकवेशन किया। तो जैसे डिस्क्रिप्शन इसमें इलियड में दिया था उसी तरीके से एक शहर बाहर निकलने में। तो ये सारी चीजें, ये 3 चीजें, नंबर 1 जो बॉम्बे में जो हुआ था, बॉम्बे मीन्स इन इटली में जो हुआ था, वो एक्सकवेशन 1867 में। उसके भी पहले 1843 में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो बाइबल के बेसिस पे जो किया था, और उसी तरीके से फिर जो ना तीसरा एक्सकवेशन इलियड एंड ओडिसी का, वो आर्कियोलॉजी के लिए एक थोड़ा सा पुश साबित हुआ। पहले लोग पता ही नहीं था, हम लोगों को भी ये पता नहीं था कि हमारा इतना हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन इतना बड़ा सिविलाइजेशन है, कि हम लोगों को भी पता नहीं था। वो पहली बार 1927 में ये डिक्लेयर हुआ, उसके पहले पता नहीं था। हड़प्पा के बारे में पता था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये इतनी पुरानी है, ये भी पता नहीं था, उसका क्या डेट है ये भी पता नहीं था। तो ये सब चीजें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो प्रोफेसर लाल साहब ने इस क्वेश्चन किया, तो ये उसी का है जो बॉम्बे का है। तो बॉम्बे में अब एक बहुत बड़ा शहर था, ये पूरा शहर इसी के अंदर था, ज्वालामुखी के अंदर था, बिल्कुल लावा था ऊपर के, किसी को पता नहीं था। लेकिन एक इंजीनियर जब जो कुछ काम कर रहे थे उसी एरिया में, तब उनको पता चला इतना बड़ा शहर है। तो ये सब चीजें जो ना, ये शहर का जो रोड है, जो अंदर का जो रोड है, ये जब जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है उस जमाने का, और ये गेट है, तो फिर उस ज्वालामुखी में लोग ऐसे मरे पड़े, जिससे लोग जो ना मरे पड़े, तो जो ना प्लास्टर कास्ट निकाला, इसी तरीके से ज्वालामुखी से लोग भाग नहीं पाया, सब जो ना वही ट्रैप हो गया, इसी तरीके से मरा लोगों ने। तो ये वही ट्रॉय का है, इसी तरीके से जो ट्रॉय है इलियड में जो डिस्क्राइब किया है, ये धीरे धीरे लोगों ने एक्सकवेशन शुरू कर दिया 1871 से। ये है प्रोफेसर बीबी लाल जो हमारा एक्सकवेट किया है हस्तिनापुर का और फिर रामायण का। उन्होंने भी इन सारी चीजों को स्टडी किया, तब जो ना उनको जो लोगों को माइग्रेशन के बारे में ये पता चला। ये जो हमारे जो इम्पोर्टेंट जो रिवर्स, क्योंकि सिंधु रिवर है, और उसके जन्म ये सप्त सिंधु एरिया है, वहां का रिवर के बारे में है ये पूरा। इमाम अगर ऋग्वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद में एक रिवर सूक्त है, उसमें कहते हैं इमम में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रि सोमम सजदा परुष्णिया, पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन है। लेकिन उस टाइम में लोग वहां सेटल नहीं हुआ। ये है हमारा जिस एरिया के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो यहाँ हस्तिनापुर है, अहिक्षत्रा है, जिकेडा है, काम्पिल है, ये सब पूरा एरिया ये है। इसको इस पूरा एरिया में जो हिंदुइज्म का जो डेवलपमेंट जो हुआ है वो पूरा इस एरिया में हुआ है। ये गंगा और यमुना सरस्वती ऋषभदेवी नदी की बीच में है, ये इस एरिया में हुआ है। तो जितने भी डेवलपमेंट जो हुआ है हिंदुइज्म का, जो अर्ली डेवलपमेंट जो हुआ था वो इस एरिया में हुआ। इसके बारे में कहते हैं यामश्चिनावमि मादाम विष्णु यस्याम विचक्रमे इंद्रयोम चक्र आत्मने नमित्राम शचीपति। ये एक इतना ही एक बहुत बड़ा एरिया था। उसके बाद यही द सेम थिंग यहाँ काम्पिल है, अहिच्छत्रा है, हस्तिनापुर है, बरनावा है, ये सब जो वही चीजें हैं। तो लाल साहब ने ये पूरा माउंट देखा, ये एक बहुत बड़ा एरिया भी था, यहाँ जो उसका गेटवे भी है। तो ये एक्सकेवेशन का पोट्री यार्ड है, उस जमाने का पोट्री यार्ड, जो भी पोट्री मिलते थे वो लेयर वाइज रखने के लिए। एक्सकेवेशन इस एरिया में उन्होंने किया, जो पहले जैसे ऊपर का जो लेयर है वो आजकल का लेयर है, फिर ब्रिटिश पीरियड, फिर मुगल पीरियड, फिर सल्तनत पीरियड,
राजपूत पीरियड, ये नीचे गया, तब उनको इस तरह की पोटरी मिली। ये है पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं इसको। इसका रंग जो है ग्रे कलर, और जो पेंटिंग होगा वो इसका ब्लैक कलर का, पेंटेड ग्रेवेयर। इस तरह की काफी पोटरी मिला। और ये पोटरी महाभारत में जितने भी तस्करा किया है, अहिच्छत्र है, कुरुक्षेत्र है, काम्पिल है, इन सारी जगह से, पानीपत, तिलपत, बागपत, इन सारी जगह से मिला। तो इन्होंने कहा ये जो कॉमन पोटरी सारी जगह पे जो मिल रहा है, जो भी जितने भी इसमें तस्करा किया है, तो दैट इज दिस वन, सो दिस विल बी द पोटरी ऑफ दोस पीपल। अब उनको पिन पॉइंट करना है, उसके लिए उन्होंने वो तस्करा भी यूज किया है। दैट इज द रेफरेंस ऑफ दिस वन। फ्लड के बारे में, एक फ्लड वो हुआ गंगे में, उस टाइम में सब कुछ खत्म हो गया, एंड देन द पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम हियर एंड दे सेटल डाउन इन कौशाम्बी। तो ये भी उसी तरीके की पोटरी है। ये है वो जो फ्लड लाइन, ये आप जो ना बहुत क्लियरली देख सकते हैं। पूरा फ्लड आके इस सिविलाइजेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया। एंड देन गंगे अपहृदे नगरम नागसत्युक्ता निजच्छु नगरम कौशाम्बेयम सनिबत्साय। देन निजच्छु, he this one, transferred the entire capital from here, और कौशाम्बी, which is कौशाम्बी, जो आजकल का जो प्रयाग है इलाहाबाद में, वही है, वहीं जाके सेटल किया। इसलिए उन्होंने एक्सकवेशन पहले ये किया, यहाँ पर भी पीजीडब्ल्यू मिला, वहां पर भी मिला, लेकिन वहां का पीजीडब्ल्यू, कौशाम्बी के पीजीडब्ल्यू बिल्कुल डीजेनरेटेड वैरायटी था, क्योंकि तब तक ये लोग जो ना अपना, क्योंकि वो रेफ्यूजी बन गए थे, तो रेफ्यूजी इतना अच्छा पोटरी नहीं बना सकता था, तो बहुत ही पीजीडब्ल्यू है, लेकिन डीजेनरेटेड पीजीडब्ल्यू। तो उसी में से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है, यही ग्रुप था। एंड दिस वाज द आयरन एज पीरियड ऑल्सो। आयरन एज पीरियड में क्या होगा, क्योंकि आयरन एज पीरियड में जो अर्बनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा डेवलप होगा, और जहां आयरन डिपॉजिट, उससे जो है बहुत अच्छा हथियार बना सकते हैं। जिनके पास आयरन का डिपॉजिट ज्यादा होगा वो सबसे प्रभावशाली एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। क्योंकि हमारा मगध भी क्यों इतना बड़ा, जो ना जितने भी 16 जनपदों में मगध क्यों इतना बड़ा हुआ, क्योंकि उनके पास जो आयरन डिपॉजिट जो ना बहुत ज्यादा था, जो और लोगों के पास नहीं था। यहाँ मथुरा में डिपॉजिट था, दिल्ली में डिपॉजिट था। ये इसी वजह से जो ना ये लोग बहुत अच्छे हथियार बना पाए। और जो भी आजकल जो ना, आजकल का उस जमाने का जो हथियार जो ना, आजकल जो हम लोग न्यूक्लियर वेपन कहते हैं, वो वेपन था उस जमाने का ये आयरन। तो ये वो हथियार है उस जमाने में, जो आयरन हथियार इन लोगों ने बनाया था। ये वहां से जो एक्सकेवेशन जो मिला है, ये वो सारी चीजें हैं, और बहुत चीजें मिला। अब तो खैर तो मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। तो ये अहिच्छत्र का है, अहिच्छत्र से जो मिला है ये सारी चीजें मिला है। एंड देन एक्सकेवेशन किया है जो इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ का मतलब ये है कि वो जो 5 विलेजेस में है, और ये है जो पुराने किला में दिल्ली जाएंगे, जो पुराने किला है वही उसका एक कैपिटल था। जो माया ने जो ये बनाया था वो सब जो ना वही उस एरिया में था। वहां एक्सकेवेशन हुआ दिल्ली सर्कल में, वहां पर भी इसी तरीके से लाल साहब ने खुद किया था, तो उनको भी पीजीडब्ल्यू मिला। अब यहाँ एक्सकेवेटर्स नीचे जा रहे हैं, उनको भी कई पोटरी इधर भी मिला, हुमायूं टॉम के पास भी मिला। वो पूरे के पूरा जितने भी एरिया है उन सारी जगह पे इस पोटरी मिला। तो इसलिए इस मुद्दे पे मुझे यही वही लोग वो लोग। तो ये वहां इंद्रप्रस्थ की खुदाई है, पुराने किले का खुदाई है। ये एक बहुत बड़ा डिस्कवरी आजकल जो ना, जो हमारा डॉक्टर संजय मंजुल साहब थे, बहुत बड़ा डिस्कवरी उन्होंने किया है। सेंचुरी डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी कह सकते हैं। पहले हम लोगों ने, लोग कहते थे कि हमारा जो चैरियट्स के बारे में, क्योंकि कई लड़ाई में हमारा चैरियट्स थे, वो थे, ये सब हम लोगों को कहते थे, लेकिन अभी तक चैरियट कोई एक्सकेवेशन में नहीं मिला था। ये डिस्कवरी अपने पटना का ही, जो पटना में पहले सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट में रहे और पटने का मूल निवासी भी है,
वो संजय मंजुल आपने डिस्कवर किया है। ये इस जमाने के एक बहुत बड़ा डिस्कवरी है। उनको चैरियट मिल गया। अगर ये चैरियट नहीं मिला होता तो शायद जो ना फिर हम लोग ये कहते थे कि जो ना ये सब जो ना काल्पनिक है, वो है, ये है। तो बहुत चीजें काल्पनिक भी है, वो मानता हूं, लेकिन बहुत चीजें मिला भी है। तो उनका एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था। ये सनोली है, तो सनोली भी जो ना वो एरिया में, वो मेरठ के आसपास है, ये भी महाभारत साइट है। तो आप देखिए जिस तरीके का जो हथियार है और जिस तरीके से जो जो ह्यूमन स्केलेटन को जो उन लोगों ने ये करते थे, बरी करते थे, यही है डॉक्टर संजय मंजुल साहब। और जो चैरियट जो मिला है उसका पहिया देख लीजिए। ये पहिया इसलिए कि इसका वुडन पोर्शन है, वो ओवर द इयर्स वो खत्म हो गया, लेकिन जो तांबे का, ब्रॉन्ज का जो पोर्शन था, जिसका इम्प्रेशन हमको मिट्टी में मिला, बहुत बारीकी से उन्होंने एक्सकवेशन किया। अगर ये बारीकी से नहीं किया होता, ये जो एविडेंस है वो भी खत्म हो जाता। और ये एक ड्राइंग भी है उसका। ये देखिए, एक बार और देख लीजिए, मेरे पहिया जितने भी है उसी तरीके से पहिया यहाँ पर भी था। ये उसका खींचने वाला पोर्शन है। वंस मोर थोड़ा सा बड़ा किया है ये पहिया का व्हील्स। ये अकबर ने जमाने में महाभारत और रामायण का पेंटिंग किया था, वो क्योंकि वो सारे हिंदू मुस्लिम को एक सूत में बांधना चाहता था। तो ये उसी पेंटिंग है, क्योंकि ताकि वो ये चाहता था कि मुस्लिम जो हिंदू माइथोलॉजी सीखे, उसको पढ़े, ताकि तभी जो ना दोनों कम्युनिटी को एक साथ ला पाएंगे। ये जो द्रौपदी का जो कपड़ा जो खींच रहे हैं, ये वो, एंड हियर ये सब जो ना संन्यास के लिए जा रहे हैं। अकबर ने क्या कहते हैं, हियर जो जो खेल है वो जिसमें हराया था, ये उसका यहाँ जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अच्छा, इसका पर्शियन में यहाँ जो ना पूरी की पूरा क्या क्या खबर है उसको लिखा भी था, ताकि ये मुसलमानों के लिए एक क्लोजअप है। ये जब लाल साहब ने एक्सकवेशन किया था, उनको जो ना ये जो ना गेम मैन भी मिला, जिससे जो ना खेल खेलते थे भी मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, क्योंकि ये एविडेंस ये कहते हैं कि यही यूज करते हुए खेल खेला करते थे। ये है दूसरा, प्रोफेसर SR राव द्वारका जो है ना एक्सकेवेट करना चाह रहा था, और उनको जो लैंड में नहीं मिला, तो वो समुद्र में जाके एक्सकेवेशन करके निकाला। ये 30 मीटर अंदर है, और जब एक्सकेवेशन किया, उसको मैराइन आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो नीचे अंदर जब गया, तो जैसे वर्णन में दिया था उसी तरीके का एक बहुत बड़ा शहर वहां इनके समुद्र के नीचे मिल गया। और वहां वो ये है मेसोपोटामियन सील्स। सील का महत्व यह है, हमारे जो ट्रेड रिलेशन थे उस जमाने में, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी ट्रेड रिलेशन थे, ये इससे पता लगता है। ये वो जो शहर का जो फोर्टिफिकेशन वॉल था, उसका एक बैस्टियन है, उसका मेजरमेंट ले रहे हैं। फोर्टिफिकेशन वॉल का जो पत्थर जो पड़ा हुआ है वो है। ये राम के स्टोरी 3rd सेंचुरी BC से ये बहुत मशहूर था। तो इसका मतलब है कि राम कथा जो ना 6th सेंचुरी या 7th सेंचुरी BC से लोगों को पता था, लेकिन उसका टेराकोटा बनाना शुरू कर दिया था जो श्री राम जी है। और ये उनका जो डिस्कशन जो चल रहा है, ये सीता का एब्डक्शन है वो दिखाया है। जो सीता का फेस आप यहाँ देख सकते हैं, रावण जो एब्डक्ट कर रहे हैं, ये वो सीन है।
ये भी 3rd सेंचुरी बीसी का है। ये हनुमान जब जा रहे थे इन सर्च ऑफ सीता, उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए था, वो सर्टिफिकेट के लिए ये जो ना अभिज्ञान दे रहे हैं। ये तब विश्वास करेंगे। ये लाल साहब जो ने फिर रामायण का साइट एक्सकवेशन किया, तो मैं उस टीम में था, लाल साहब के साथ था, और ये 1976-77 की कहानी है। तो हम लोग जो है वहां पहुंच गए, अयोध्या पहुंच गए। तो बिल्कुल जो मस्जिद है, कॉन्ट्रोवर्शियल मस्जिद है, उसके जस्ट बगल में ही हम लोग रहते थे और पूजा चला करता था। तो अंदर हम लोग अंदर चले गए। तो अंदर जो ना जाना उस जमाने में बंद था, लेकिन जब हम लोग अंदर चले, हम लोगों ने कहा कि हम लोग खुदाई के लोग हैं, एक्सकवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो हमें अंदर जाने दिया उन लोगों ने। तो मैं पूरा मस्जिद देखा, तो मस्जिद के जो 12 पिलर्स, 12 पिलर्स थे, वो मंदिर का बना हुआ पिलर था। तो आप पूछेंगे ये कैसे कहेंगे ये मंदिर का पिलर है, ये मस्जिद का पिलर है? तो वही हम लोगों को कहा जाता है। एक अगर आप आर्कियोलॉजिस्ट बनेंगे, आपको ये पता लगेगा कि हाँ, ये मौर्य काल का है, या शुंग काल का है, या कुषाण काल का है, या गुप्त काल का है। ये बहुत देखते ही जो ना बता देंगे, मंदिर देखते ही हम बता देंगे। या ये अकबर का है, जहांगीर का है, ये शाहजहां का है, या औरंगजेब के पीरियड का। ये भी जो ना बस बिल्डिंग देखते ही हम लोग बता पाते। तो अंदर देखा तो बिल्कुल उसमें सबसे नीचे पिलर के सबसे नीचे का जो पोर्शन है, वहां कलश था। कलश सबको पता है, ये अष्टमंगल विन्यास की एक है। तो उसमें आजकल भी अगर कोई आचार्य, हिंदू आचार्य आजकल भी अगर आते हैं, हम उनको शाल भेंट नहीं करेंगे, हार से वेलकम नहीं करेंगे, पूर्ण कलश या पूर्ण कुंभ देके उनको वेलकम करते हैं। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते। तो आजकल भी हम लोग जो ना उनको उसी से रिसीव करेंगे। फिर वो ये पता चला, क्योंकि ये तो बिल्कुल मंदिर का ही पिलर था। उसके बाद फिर लाल साहब ने एक्सकवेशन जब किया, मंदिर का 2 जगह पे एक्सकवेशन किया। एक तो वेस्टर्न साइड में जो किबला है उसके बाहर किया, और एक दूसरा सदर्न साइड में किया। तो ये पिलर को मजबूती से खड़े रखने के लिए जो पिलर बेसिस, वो जो ब्रिक बेसिस जो बनाया है, वो ब्रिक बेसिस भी वहीं से एक एक करके निकलने लगे। तो बिल्कुल ये बिल्कुल पता हो गया। अच्छा, मंदिर में कुछ स्कल्पचर्स भी लगा हुआ था, लेकिन उसका फेसेस वगैरह डिफेस कर दिया था। फिर जब एक्सकवेशन किया है तो बहुत सारे टेराकोटा प्रतिमाएं मिलने लगी। अगर मस्जिद होता तो इस तरह की प्रतिमा, खासतौर जानवरों का, लेडीज का, कुत्ते का, नागों का, ये कभी भी नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल पता है कि ये मंदिर का ही अवशेष है। लेकिन जब हमारे एक्सकवेशन के पीरियड में ये एक बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं था, मंदिर है, मस्जिद है, ये एक बहुत बड़ा इश्यू नहीं था। इश्यू था, लेकिन जो ना वो कुछ लोगों में था। उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी और नूरुल हसन साहब जो एजुकेशन एंड कल्चर मिनिस्टर थे, तो बहुत ज्यादा कोई इश्यू नहीं था। लेकिन 1990 के आसपास एक बहुत बड़ी गलती किया जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे, जिसमें हमारे आर एस शर्मा साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे, उसमें रोमिला तापरजी थे, कई जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे। उन लोगों ने, उनका प्रेस से काफी संबंध अच्छा था, उन लोगों ने ये उछालना शुरू कर दिया। प्रोफेसर बीबी लाल ने वहां एक्सकवेशन किया, उनको मंदिर का कोई भी मटेरियल नहीं मिला, इसलिए अब मुसलमानों को बिल्कुल ये मंदिर छोड़िए, मस्जिद छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं करके उन्होंने अखबार में धनाधन दे दिया। ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया, क्योंकि लाल साहब ने उछाला नहीं था। तो लेकिन फिर उनको अपने डिफेंस के लिए उनको कहना पड़ा, नहीं, हमको बहुत सारी मटेरियल मिला है, लेकिन हम जो है ये पब्लिक के सामने लाना नहीं चाह रहे थे। तो उस टाइम में मैं डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट बन गया था, मैं मद्रास में मेरा पोस्टिंग था। तो मैंने वहां एक प्रेस स्टेटमेंट दिया
क्योंकि मैंने खुद जो ना, आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन, एंड आई हैड सीन दैट टेम्पल पिलर्स आल्सो एंड द पिलर बेसेस आल्सो एंड मेनी अदर स्कल्पचर्स आल्सो। और फिर ये कहा कि, और उसके बाद मैंने कहा, दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज एज मक्का एंड मदीना आर फॉर मुस्लिम्स, so Muslims should be willingly hand it over to Hindus for constructing a huge Rama temple. That was my statement. मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो कभी भी ये इश्यू नहीं करना चाहिए था। इट वॉज अगेंस्ट द कंडक्ट रूल्स ऑल्सो। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने इस तरह की एक सेंसिटिव इश्यू पे अगर स्टेटमेंट दिया, उनको फौरन जो ना सस्पेंड करना चाहिए। और मेरा केस में सस्पेंशन नहीं, मुझे डिसमिसल मिलना चाहिए था, क्योंकि मेरा जो पीरियड है, जो प्रोबेशन पीरियड है, वो भी खत्म नहीं होता। तो मुझे उनको ये सस्पेंशन करने का जरूरत भी नहीं था, और जो ना सस्पेंड इसके लेटर भी इश्यू करने का जरूरत नहीं था। विदाउट इश्यूइंग एनी वार्निंग दे कुड डिसमिस मी फ्रॉम द सर्विस। लेकिन मैंने भी सोचा, क्योंकि आई वाज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड, मैंने जो खुद भी देखा है, सच्चाई को लोगों को सामने लाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। आई मीन जो भविष्य के बारे में सोचिए मत, अगर भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आप बहुत काम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने भविष्य के बारे में सोचा नहीं, सब कुछ चुनाव करके मैंने प्रेस स्टेटमेंट दे दिया, एंड दैट वाज पब्लिश्ड बाय इंडियन एक्सप्रेस ऑन 15th of December 1990। उन लोगों ने तो पूरे के पूरा जितने भी थे उसमें सब में पूरा एडिशन में वो निकाल दिया, और उसको उनका हिंदी एडिशन में भी उसमें से लेके फिर कई लोगों ने दे दिया। तो ये पहली बार जो ना कम्युनिस्ट हिस्टोरियन को ये धक्का लगा, बिकॉज दिस इज कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, फ्रॉम ए मैन हु हैज पार्टिसिपेटेड इन दैट एक्सकवेशन एंड दैट टू ए मुस्लिम। ये लोग कोई जवाब दे नहीं पाए। तो उस टाइम में एक दूसरा हिस्टोरियन था, आई महादेवन, एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन थे, ही वाज एन आईएएस ऑफिसर आल्सो। उन्होंने कहा, एक लोग कहते हैं कि जो हिस्टोरियन कहते हैं वहां मंदिर का कोई अवशेष नहीं था। ये सब हिस्टोरियन ही थे, कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं था, उनको पता भी नहीं था आर्कियोलॉजी में क्या क्या मिलेंगे करके। तो ये सब हिस्टोरियंस था। कुछ लोग कहते हैं नहीं था, और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं है, देन व्हाई कांट वी डू अ सेकंड एक्सकवेशन। ये उनका सुझाव था उस टाइम में। लेकिन ये काम करते हुए जो ना, फिर 2003 में हाई कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल ये दे दिया कि दोबारा एक्सकवेशन किया जाए। तो इन लोगों का ये भी कहना था कि ये जो मस्जिद जो बनाया है, बिल्कुल वर्जिन जमीन पे बनाया है, कोरा जमीन पे बनाया है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। मंदिर छोड़ दीजिए, मंदिर को छोड़ दीजिए, कोई भी ये सेकुलर ये भी नहीं है, कोई सेकुलर बिल्डिंग भी नहीं है। ये उन लोगों का कहना था, एंड उन लोगों ने ये चीजें अपना प्लेंटिफ में भी उन्होंने बहुत लिखा था। लेकिन एक्सकवेशन करने के पहले जीपीआर सर्वे हुआ, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग सर्वे, जो आजकल का न्यू टेक्नोलॉजी है, और वो एक कैनेडियन कंपनी ने किया, तेजो विकास करके उन्होंने किया। तो उन्होंने जब किया, तब तक मस्जिद तो तोड़ दिया गया था। हम लोग उन लोगों का साथ नहीं है जो मस्जिद तोड़ा था, जो एक्सट्रीम जो हिंदू ग्रुप से बीएचपी है, बाकी लोगों के साथ नहीं है। जो किया है वो गलत किया, होना नहीं चाहिए था। अगर मुस्लिम तैयार होते, शायद जो है इसका ट्रांसप्लांटेशन कर सकता था, क्योंकि मैंने खुद जो ना 2 ट्रांसप्लांटेशन, एक तो गोवा में किया है, दूसरा मैंने मध्य प्रदेश में भी किया। तो उसी तरीके से इस चीज को लेके जो ना आप 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर परिक्रमा के बाद कर देते, वहां कर सकता था। लेकिन मुसलमान जो है ना, बिल्कुल थोड़ा सा भी जो ना समझा नहीं। मुसलमान कुछ लोग तैयार थे, लेकिन उसका ब्रेन वॉशिंग किया ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन, स्पेशली जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर इरफान हबीब एंड पूरा ग्रुप में मुसलमानों को ब्रेन वॉशिंग करके जो है एक बहुत बड़ा मसला बना दिया इसको। तो एनीहाउ दोबारा जब एक्सकवेशन किया तो वो लोग कहते थे कि ये कोरा जमीन पर बनाया है। तो पहले तोजो विकास का जो काम, जो उसमें सर्वे जो हुआ, उसमें मंदिर का अवशेष के बारे में, मंदिर मीन्स स्ट्रक्चर का अवशेष, मंदिर ये नहीं कह सकते वो लोग,
फिर एक्सकवेशन हुआ, तो इसको एक्सकवेशन को भी रोकने के लिए इरफान हबीब ने बहुत कोशिश किया, बहुत कई लेटर लिखे उन्होंने, कई पब्लिकेशन किया, लेकिन जब एक्सकवेशन शुरू कर दिया तो वो मंदिर का पिलर का बेसिस निकलना शुरू हो गया। पहले वो ये लोग कहते थे ये बिल्कुल खोरा जमीन पे बनाया है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मंदिर छोड़ दिए, मस्जिद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब पिलर उसके नीचे से निकलना शुरू हो गया, इनको प्रॉब्लम हुआ। फिर इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये जो नीचे से जो बिल्डिंग जो निकल रहे, मंदिर नहीं, ये एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है, इसके पहले जो है एक ईदगाह था, वहां इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो सवाल ये था कि 263 हिंदू प्रतिमाएं मिली उसको, ये कहां से? जब हिंदू प्रतिमाएं इतना मिल रहा है, 263 मिल रहा है, उसमें कुत्ते का भी है, घोड़े का भी है, उसमें जो ना वराह का भी है, वराह इज एन इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, स्नेक का भी है। तो फिर जो ना ये सब चीजें कैसे मिलेंगी? अगर अच्छा उसमें लेडीज का फिगर भी है, एक ये भी करना है, ड्रम बीटर भी है एंड लेडी का, तो ये सब जो ना कोई मस्जिद से मिल सकते हैं? उनका कोई जवाब नहीं था। फिर ये कहा ये नाग है, ये तो शिव मंदिर का होना चाहिए। तो लोगों ने कहा देखिए शिव और विष्णु में जो ना इसमें कोई अंदर नहीं है, कभी शिव होता है, विष्णु होता है, शिवाय विष्णु नामाय शिव नामाय विष्णुवे शिवस्य हृदय विष्णु विष्णुस्य हृदय शिव। तो ये सब कहा, तो लेकिन वो लोग इन सब चीजों को मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उनका तो एक ही चीज था, कोई चीज नहीं था, पहले तो कोई चीज नहीं था। फिर इन्होंने कहा नहीं नहीं चीजें हैं, लेकिन वो मस्जिद का है, मंदिर का नहीं। फिर जब तोड़ा था तो उसमें एक इंस्क्रिप्शन मिला, वो इंस्क्रिप्शन में वो इसमें बहुत साफ ये कहता है कि ये उस विष्णु का है जिन्होंने 10 हेडेड आदमी को मारा था और बाली को मारा। 10 हेडेड आदमी कौन है? वो रावण है। और बाली कौन? ज्वाली को किसने मारा? वो श्री राम जी ने मारा। तो ये सब सवाल सामने आए, तो उन लोगों ने कहा ये जो इंस्क्रिप्शन है ये एक प्लान है। इसका मतलब है, प्लान का मतलब ये कोई और इंस्क्रिप्शन प्राइवेट पोजीशन में था, वहां से लाके यहाँ डाल दिया गया, ये ओरिजिनली यहाँ का नहीं था। ये इंस्क्रिप्शन मिला था जब मंदिर तोड़ा था, जो गलती है, तोड़ना नहीं चाहिए था, मंदिर मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहिए था। वो हम लोग इसके आर्कियोलॉजिस्ट कोई भी नहीं मानते। तो ये कहा कि नहीं ये इसके बारे में ये पूरा की पूरा जो है ना इसका डिसाइफरिंग हो गया, ये उसके यही कहते। तो फिर उन्होंने फिर अपना ओपिनियन रिवाइज किया, उसमें इन्होंने ये कहा नहीं ये एक बहुत पुराना इंस्क्रिप्शन था जो फैजाबाद म्यूजियम में था, फैजाबाद से वो लखनऊ म्यूजियम में चले गया और वहां से चोरी करके यहाँ डाला गया। ये इरफान हबीब की बात कर रहा हूं मैं, पहले वाला भी इरफान हबीब का था। तब फिर जो ना इनसे पूछा गया, म्यूजियम वालों से, लखनऊ म्यूजियम वालों से पूछा गया क्या ये इंस्क्रिप्शन है, त्रेदा ताकुर इंस्क्रिप्शन कहते उसको, ये आपके पास है? तो उन्होंने कहा ये 1953 से हमारा लखनऊ म्यूजियम में है, वो अब भी हमारा ही म्यूजियम है। तो इसी तरीके का इनका चोरी का ये जो चोरी ये चीज जो करते थे, ये कई जगह पे ये लोग एक्सपोज हो गए। और फिर हम लोगों को जो मैंने ओरिजिनली कहा 12 पिलर बेसिस थे, लेकिन अब जो ना जो पिलर बेसिस में 50 पिलर बेसिस मिल गया इन 17 रोज, 17 रो में जो ना इतना बड़ा मिल गया, जिसका मतलब है ये बहुत बड़ा एक भव्य मंदिर था जो जमाने का। तो फिर उसके बाद जो ना फिर कहना शुरू की ये सारी चीजें यहाँ इतना चीजें आ गया, फिर आप क्यों कहेंगे? तो फिर भी उन लोगों ने अपना अटैक का काम शुरू हो गया। और आपको सबको पता है ये केसेस जब चल रहे थे, क्योंकि नवंबर में इसका जजमेंट होना था, तो अक्टूबर में उसी टाइम में मैंने, क्योंकि मुझे तो खैर तो ये कम्युनिस्ट वालों का जो नाम, जितने मेरा तो बहुत पहले से इन लोगों से लड़ाई चल रहा था, जब बीजेपी वाले इनके साथ एक जमाना था, बीजेपी वाले इनके साथ थे एक जमाने में, ये बाद में दोनों अलग हुआ, तब भी मैं इन्हीं से फाइट करता था। तो मैं उनको तो इनके हर एक स्ट्रैटेजी से मुझे पता था। तो नवंबर में जब कोर्ट का जजमेंट होने वाला है, फाइनल जजमेंट होने वाला है, तो उसमें अक्टूबर में
मैंने एक प्रेस स्टेटमेंट किया। वो प्रेस स्टेटमेंट जो पूरे अच्छे कॉलम में था टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें मैंने ये कहा कि ये किस लिए जो ना ये हिंदू मंदिर विक्रेता और क्यों मुसलमान को छोड़ना चाहिए। मैंने ये भी कहा मुसलमान को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है उतना एक आम हिंदू के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसको तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक था, मैं भी इन्हीं के साथ में खड़ा। फिर मैंने ये भी कहा इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुलफा और राशिदीन कहते हैं, वो 4 लोग हैं। उसमें हजरत अबू बकर नंबर 1, हजरत उमर नंबर 2, हजरत उस्मान नंबर 3, हजरत अली नंबर 4। इसमें से अगर कोई किसी से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, तो भी मैं इन्हीं लोगों के साथ खड़े हो जाता हूँ। या फिर कोई औलिया किराम जैसे हमारा अजमेर का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, या हमारे इधर का जो दिल्ली के जो निजामुद्दीन औलिया है, या मनेर शरीफ के जो औलिया है, इस तरह की कोई बड़े बुजुर्ग से कोई ताल्लुक है तब भी हम लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये तो सिर्फ एक राजा से, एंड दैट टू ए सेकुलर राजा है बाबर, तो सिर्फ उन्हीं से कनेक्टेड है। मुसलमानों को ये विलिंगली छोड़ देना चाहिए। अगर मुस्लिम उस टाइम में छोड़ दिया होता, मुसलमानों का आजकल का जितने भी जो प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए हिंदू कम्युनिटी खुद आगे आ जाता। मैंने कई मीटिंग में मैंने उन लोगों से ये भी कहा, देखिए मुसलमानों के लिए एक अलग कंट्री दे दिया जो है पाकिस्तान डिवीजन के बाद। उसके बाद भी अगर इंडिया आज अगर सेकुलर कंट्री है वो तो सिर्फ इसी वजह से है, यहाँ का मेजोरिटी हिंदू है। अगर हिंदू मेजोरिटी नहीं होता ये कभी भी सेकुलर कंट्री नहीं होता। मानते हैं वो लोग एक्सट्रीम, मैं ये कट्टरपंथी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं उनसे भी जो कई 2-3 लेक्चर उनको भी दिए और मैंने उनसे पूछा भी है और मानते भी है वो लोग। लेकिन सबका दिमाग जो खराब किया है वो इरफान हबीब, जो अलीगढ़ का जो ग्रुप है इरफान हबीब एंड ग्रुप, और कुछ जेएनयू के और कुछ हमारे शर्मा साहब भी जो ना शायद उसी के साथ, यार शर्मा साहब भी उसी के साथ थे। लेकिन मैंने देखा क्योंकि बाद में, क्योंकि जब मेरा पोस्टिंग जब हुआ था वहां पटना में, कई कार्यक्रम में जो भी साहब का कार्यक्रम था मैं भी चले जाता था, और मैं जो ना वो हमारे कार्यक्रम में भी आते थे। कभी कभी जो ना काफी समय तक जो मेरे ऑफिस में आके बैठते थे, कई चीजों के बारे में ये करता था। वो इतना कट्टरपंथी नहीं थी, वो समझ गए थे इसको जो ना एक रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन सारे लोगों को ये गाइड करने वाले हैं वो है इरफान हबीब, उन्हीं ने सब कुछ खत्म कर दिया और वो लोग आज भी उसी काम में लगे हुए हैं। तो उसमें तो खैर, तो फिर जो है एक्सकवेशन में चीजें निकलना शुरू हो गया और बहुत ही क्लियर हो गया। तो मैं जो ना उस टाइम में ही जो ना ये जो है ऑलमोस्ट ए बॉम्बशेल फॉर दम, क्योंकि ये इतना जो ना चीजें। अच्छा, फिर मैंने एक और ये काम किया, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने ये भी बताया, वो लोग उस समय में ये कहते थे कि ये जो एक्सकवेशन का जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर बी.आर. मणि ने एक्सकवेट किया। डॉक्टर बी.आर. मणि एक बहुत बड़ा एक्सकवेटर है, जो नेशनल मॉन्यूमेंट का, नेशनल इसका म्यूजियम का डायरेक्टर जनरल रहे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जॉइंट डायरेक्टर जनरल रहे, बहुत बड़े हस्ती है। और वो इन सब चीजों में, छोटी छोटी चीजों में जाके ये नहीं करते जैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं। तो कई ताना बाना भी के ये भी पास करते थे वो। तो उनके बारे में इन लोगों ने ये बताया है कि ये बी.आर. मणि ने एक्सकवेशन किया है। तो ये बी.आर. मणि बिल्कुल एकदम बीजेपी के एंगल से जो ना, बिल्कुल वो हिंदू है और बीजेपी के एंगल से जो ना ये पूरे की पूरा ये किया हुआ है, एक्सकवेशन किया। तो इन लोगों को अंदर में क्या हो रहा है इनको पता नहीं था। तो वो मैंने जो आर्टिकल था, वो मेरा अक्टूबर का आर्टिकल था, नवंबर में डिसीजन आने वाले। मुझे पता था कि ये लोग उसके पहले जो ना कोई इस तरह की प्रेस में जो ना आके जो ना टाइम्स ऑफ इंडिया में आके कोई बंडा फोड़ देंगे ताकि जो ना कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो वो क्रिएट करने के पहले उनको आउटस्मार्ट करते हुए मैंने ये प्रेस स्टेटमेंट दिया और मैंने ये भी कहा, ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट दिया है वो मानना
कोर्ट के लिए बाइंडिंग इसलिए है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वीएचपी के लिए एक्सकवेशन किया, न उन्होंने जना बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लिए एक्सकवेशन किया, और न कोई निर्मोही अखाड़े के लिए किया। उनसे कहा गया बाई द हॉनरेबल कोर्ट, तो कोर्ट ने उनको जो ना निर्देश दिया है, उस निर्देश की वजह से उन्होंने एक्सकवेशन किया, जिसका मतलब है ये रिपोर्ट ये कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, इसको मानना ही पड़ेगा। इट इज ए कोर्ट कमिश्नर्स रिपोर्ट, ये ऑर्डिनरी रिपोर्ट नहीं है, इट्स ए कोर्ट कमिश्नर्स रिपोर्ट जो आपके ऊपर बाइंडिंग है। दैट वाज वन ऑफ माय सबमिशन। दूसरा मैंने ये कहा, ये जो कहते हैं ये हिंदू रिपोर्ट है करके, ये बिल्कुल सही नहीं है। उसमें 4 Muslim archaeologists were the prominent Muslim archaeologists were there, not only for the excavations, but also they were the co-authors of the report submitted by Dr. Mani. मैंने उनका नाम गिनना शुरू कर दिया। एक है गुलाम हुसैन ख्वाजा। Who is this गुलाम हुसैन ख्वाजा? गुलाम हुसैन ख्वाजा जो है वो डायरेक्टर ऑफ अरबिक एंड पर्शियन एपिग्राफी था, इसमें से रिटायर हुआ है। He is even now in नागपुर से रिटायर हुआ। सेकंड है अतीकुर रहमान सिद्दीकी। अतीकुर रहमान सिद्दीकी ने मेरे साथ भी अंडर में भी काम किया था। He retired from आगरा सर्कल एज द सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ आगरा सर्कल। आगरा सर्कल जो ना का ये अगर किसी का अपॉइंट करते इसका मतलब ये है कि he is an important figure and he was a doctor also and he was a very good archaeologist also. तीसरा है आरिफ हाशमी। He is retired from Archaeological Survey of India, Bhopal Circle. And fourth was Mr. Ali. He is still working in Chandigarh Circle. ये 4 लोग excavation में थे and they were the co-authors of the excavation report, जिसके बारे में इरफान हबीब ने कहा था ये हिंदू रिपोर्ट है। तो ये बिल्कुल एकदम जो ना लोगों के सामने आ गया, स्पेशली इंटेलिजेंशिया के सामने जब आ गया, जो फ्री थिंकर्स है, जो किसी ग्रुप के साथ नहीं, न एक्सट्रीम हिंदू है, न एक्सट्रीम मुस्लिम है, न एक्सट्रीम कम्युनिस्ट है, उन लोगों के सामने जब आ गया, पहली बार उनको ये पता चला, अरे ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये इरफान हबीब ने हमें क्या मिस इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन ये तो खैर तो पूरे की पूरे जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आ रहे और नाम के साथ आ रहे और ये कहाँ पोस्टेड है ये भी बता रहे हैं। तो ये पहली बार जो है सेकंड बॉम्बशेल था। पहले बॉम्बशेल था जब मैं मद्रास में था, तब जो हुआ था सेकंड बॉम्बशेल में ये हुआ। तो हमको कुछ इश्यूज हुआ है, अगर कुछ गलतियां हुआ है हिस्ट्री में। जब मुस्लिम आर्मी जब हिंदुस्तान में आए थे, मेनली दे वर कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान का एरिया से आ रहे थे, बहुत गलतियां हुआ है। तो वो बहुत मंदिर थोड़ा है, हमको ये मानना चाहिए गलतियां हुआ है, गलती छिपाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ गलतियां हुआ है, वो एक जमाने में हुआ था, मिडिवल पीरियड में हुआ था, उसके लिए आज की मुसलमान बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। ये भी कहना पड़े मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मैं मुसलमानों को जिम्मेदार तब मानता हूं अगर किसी ने इसको जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते। बहुत सारे जैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जस्टिफाई करते हैं, जो गलतियां हुआ है उसको जस्टिफाई करने के लिए जब कोशिश करते, तब मैं कहता हूं वो मुस्लिम भी जिम्मेदार है, ये जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते। कुछ गलतियां हुआ है, गलती मान लेते, उसको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जालियनवाला बाग में जो हुआ था उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माफी तो नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने वहीं जाके जो क्यून ने अबे वहीं जाके जो ना वहीं जाके खड़े होना, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश देता है। इसी तरीके मुसलमानों को मानना चाहिए जो नालंदा में हुआ है, विक्रमशिला में हुआ है। आजकल कोई याद नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जो हमको आगे जाना चाहिए। इसके लिए हिंदू मुस्लिम ये सब जो है एकजुट होके जो ना एक मजबूत इंडिया बनाने के लिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। तो मैं आपको जो है टाइम की कमी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ। ये वहां का अच्छा, इन लोगों ने फिर क्या एक और हरकत की है, इरफान हबीब ने और उनके जो ग्रुप है, उन्होंने ये कहा कि ये जब पब्लिश हो गया, उन्होंने ये कहा कि के मोहम्मद उस एक्सकेवेशन में थे ही नहीं। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया को मेरे खिलाफ एक इश्यू दे दिया, तो उनको मुझसे पूछना चाहिए था
लेकिन उन लोगों ने पूछा नहीं, क्योंकि उनका जो ना अंडरस्टैंडिंग था, ये पब्लिश कर दिया। के मोहम्मद उस एक्सकवेशन में थे ही नहीं, फिर वो ये कैसे कहेंगे कि वो जो ना एक्सकवेशन में वो निकला है, ये निकला है, वो है, ये है। तो उस टाइम में मुझे पता चला, तो फिर जो ना फिर मैंने लाल साहब को कांटेक्ट किया। लाल साहब इंडिया में नहीं थे, वो अमेरिका में थे। फौरन मैंने उनको वहीं कांटेक्ट किया। उन्होंने एक रिबटल वहां से इश्यू किया, नहीं के मोहम्मद वाज विद मी इन द एक्सकवेशन, और फिर पूरा हमने फोटो भी दे दिया और पूरा दे दिया है कि फिर हमारे साथ जो एक्सकवेशन ने जो काम किया, तो उसमें से कई लोग गुजर गए, लेकिन 3 लोग अभी जिंदा है। तो उन लोगों ने भी स्टेटमेंट दिया, नहीं के मोहम्मद वाज वेरी वेल देयर इन द एक्सकवेशन। और ये जो हम लोगों ने जो फोटो जो सबमिट किया है, ये उस जमाने का एक एक्सकवेशन टीम का फोटो है। ये अयोध्या में, यहाँ प्रोफेसर बीबी लाल है, ये यहाँ डॉक्टर सौंदरराजन साहब है, बहुत बड़ा एनसाइक्लोपीडिक मैन था। ये मिसेस सौंदरराजन है। ये है हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर है जयराम रमेश, जो कांग्रेस के जो मिनिस्टर है, उनकी वाइफ है जयश्री, शी वाज आल्सो विद अस। इनकी फादर जो है यहाँ सेकंड सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बहुत बड़े पोस्ट में थे, चीफ सेक्रेटरी के नीचे थे, फिर पेट्रोलियम सेक्रेटरी भी रह चुके इनके फादर। जयराम रमेश के हैं। जयराम रमेश सबको मालूम है कि कांग्रेस का मिनिस्टर है, और यहाँ मैं यहाँ नीचे बैठा हूँ। तो ये हमारा एक्सप्लोरेशन टीम का पूरा ग्रुप है। तो फिर लाल साहब ने एक्सप्लोरेशन ने रिबटल दिया, तो वो रिबटल में जो है ये बिल्कुल, क्योंकि झूठ बोलने भी ये बहुत माहिर है। ये एक प्रोफेसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, नदीम रिजवी उनका नाम है। ये झूठ बोलने में बहुत नंबर 1 है। कई जगह पे इन्होंने झूठ बोला है, कई जगह पे झूठ बोला है। तो ये पूरा ग्रुप जो ना इसी झूठ का पुलिंदा बना के उसी के ऊपर खड़े हो जाते हैं, उसमें ये पूरा प्रोसेस ग्रुप जो सपोर्ट करते हैं। ये हमारा होली खेल रहे हैं कि वहां मैं यहाँ बैठा हूँ अयोध्या में, ये मेरा वो स्टेटमेंट था। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम में, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, इसमें पूरे की पूरा बता। फिर इन लोगों ने एक हंगामा और शुरू किया कि वो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर था, वहां था वो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर था, क्योंकि वो हिंदू और बुद्धिज्म में जो ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करना था। ये सारे हथकंडे करेंगे। तो उसमें मैंने इसको रिप्लाई मैंने दिया, जो डॉक्टर हरि मांझी थे, जो डायरेक्टर थे उसमें, एंड ही इज फ्रॉम गया और कहीं का नहीं, एंड ही वाज अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट। उन्होंने कोई इस तरह की स्ट्रक्चर देखा नहीं, फिर आप कहां से देखेंगे? आप तो आर्कियोलॉजी के बारे में कुछ जानते भी नहीं। ये इरफान अभी आर्कियोलॉजी के बारे में कुछ उनको आता वाता नहीं है, या वो जो नदीम है वो एक दूसरा ये है कि उनको भी आर्कियोलॉजी के बारे में पता नहीं। ये इसी तरीके का स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो ये है के मोहम्मद वाज नेवर पार्ट ऑफ बीबी लाल्स अयोध्या एक्सकवेशन। इरफान अभी ने एक जमात इस्लामी का पेपर, मलयालम पेपर में ये दिया, ये न सिर्फ ये वहां गया है के मोहम्मद, इनको अयोध्या से कोई एसोसिएशन नहीं है। ये फिर मैंने इसको जवाब दिया के मोहम्मद वाज विद मी ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, प्रोफेसर लाल साहब ने जब दिया, और बाकी जितने भी थे मेरे साथ जितने भी थे, उन लोगों ने भी, जो जिंदा लोग थे, वो स्टेटमेंट दे दिया। और जर्सी का डेथ तब तक हो गया था, वरना जर्सी ऑल्सो वुड हैव कम आउट। ये दूसरी बात है कि वो कांग्रेस से इससे कोई मतलब नहीं। तो ये आपको पता है, ये जो वो पिलर था, जो मंदिर का पिलर था, तो आपको तो द्विवेदी साहब है, सारे लोग हैं कि सबको पता है। ये सब देखते ही हम लोगों को पता हो जाते हैं। ये पूर्ण कलश है यहाँ, इसका मैंने देखिएगा, पूर्ण कलश, और बाकी जितने भी इमेजेस थे उसको सबको डिफेसिंग कर दिए। आजकल भी कुतुब मीनार के पास जाएंगे, कुतुब मीनार के बगल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद करके एक मस्जिद है, वहां जाके देख लीजिए, वहां बहुत सारे मूर्तियां मिलेंगी आपको। यहाँ पूर्ण कलश भी है यहाँ, और कीर्ति मुगा भी। ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का है। इसका मतलब ये है नहीं है कि कुतुब मीनार ने जो ना हिंदुओं ने बनवाया, ये हिंदू स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो भी एक एक्सट्रीम ग्रुप है। या ताजमहल जो है ना वो शिव मंदिर था, ये भी एक एक्सट्रीम ग्रुप है। मैं हम लोगों को जो आर्कियोलॉजिस्ट को ना उस एक्सट्रीम ग्रुप के साथ जाना चाहिए, ये ना ये एक्सट्रीम ग्रुप के साथ जाना चाहिए। हमें जो कुछ है सामने वो एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, गलतियां हैं,
गलतियां हुई हैं। अब कुतुब मीनार के जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में अगर आप जाएंगे, आपको इतना मूर्तियां मिले, टेम्पल बेल एंड चेन। देखिएगा ये मूर्तियों को किस तरह तोड़ा है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसी तरह 27 मंदिरों को तोड़ के बनाया है। इसमें इंस्क्रिप्शन भी है, ये देखिएगा, डिफेसिंग कर दिया। ये है कीर्ति मुगा भी है, सिर्फ देखने से ही आपको पता हो जाता है। देखिए कि मूर्तियां बहुत ही, तो मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, तो बहुत सारे हैं, इसको चीजें मानिएगा। तो मुझे तो अक्सर जो ना मुस्लिम ग्रुप से, मैं दिल्ली में पोस्टेड था, तो उन लोगों से लड़ना भी पड़ता था इन सब चीजों को, क्योंकि वो कुछ हिंदू मुस्लिम आएंगे वो नमाज पढ़ना चाहते हैं, कुछ हिंदू ग्रुप आएंगे वो पूजा करने आएंगे। मैंने कहा ये इससे डेड मॉन्यूमेंट, न नमाज अलो करूंगा न पूजा अलो। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है मुस्लिम ग्रुप से। फिर मुझे जो ना पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ा। कुछ लोगों ने कोशिश किया, हिंदू ग्रुप ने भी शुरू किया, वो भी शुरू किया। जैसे मैंने वहां ये एक बिहार में ससराम में एक जवाहर प्रसाद करके एक एमएलए थे उस जमाने में, उन्होंने एक मंदिर बनाना शुरू कर दिया था, मंदिर बना के काफी बढ़ा भी दिया था, तब मेरा पोस्टिंग हुआ था। लेकिन मैंने उनको अलाउ नहीं किया। जब मैं पहुंच गया था उसमें जो ना उसी तरीके, उसी टाइम में हमने जो ना बिल्कुल इसको रुकवा दिया है। तो उसी तरीके से आई वेंट टू द कोर्ट, हाई कोर्ट से जन जजमेंट आके जिनको हाथ में थमा दिया है, अब आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी तरीके से कर रहा है एक्शन किसी के सामने। आपको ये है डॉक्टर बी आर मनी साहब, द ग्रेट एस्केवेटर। मेरे ख्याल में इसे इतना बढ़िया एस्केवेटर जो है ना, जो नेशनल म्यूजियम का वीसी रहे, डायरेक्टर जनरल रहे, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एडिशनल डायरेक्टर, बहुत बड़े आदमी है। इन्होंने जब एक्सकेवेशन जब किया तो इन्हें ये वो जो मैंने बताया था कि ये मंदिर का पिलर का जो बेसिस थे ये मिलना शुरू हो गया कई जगह से। एक तो पिलर था, फिर पिलर का बेसिस। तो 90 ये था, स्ट्रंग्स लिया था उन्होंने, और उसमें सारी जगह पे ये चीजें मिलना शुरू हो गया। और उसके नीचे जो ना एक सर्कुलर मंदिर भी, जो हमारा जो मणियार मठ है राजगीर में, उसी तरीके के जो मंदिर भी मिलना शुरू हो गए। और ये मूर्तियां जो ना, बहुत सारे मूर्तियां, क्या मस्जिद से आपको कभी भी इसी तरीके का एक लेडी का मूर्ति मिल सकती है? सवाल है, उनको भी जवाब नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करना था। ये एक दूसरी टेराकोटा मूर्ति है, इस तरह की मूर्ति। ये एक आदमी के जो ना ये पैर है, ये एक दूसरा लेडी का फिगर है। ये एक ड्रमर है, यहाँ आप जो ना बिल्कुल आसानी से ये देख सकते हैं, जो ड्रम जो ना उनका एक लेडी ड्रमर है। ये घोड़े का है, ये कुत्ते का है। क्या कुत्ता जो ना कभी भी इस्लामिक मॉन्यूमेंट में, इस्लामिक मस्जिद में हो सकता है या नहीं? इस तरह की 263 पीसेस, फिर भी घोड़े का है। ये सांप का है, क्योंकि उन लोगों ने कहा जो ना ये है कि ये जो ना ये जो शिव के साथ अक्सर मिलता है, जो सांप है। ये मंदिर का अमल का है, क्योंकि नॉर्थ इंडियन मंदिर का जो अमल का है ये है। ये मंदिर का जो ऊपर का जो पोर्शन है ये है। इस तरह की कई चीजें, शिगरा का जो पोर्शन मिल गया, यहाँ पूर्ण कलशा का फिर ये मिल गया, मंदिर का जो पिलर है, पिलर और मिला। ये सब जो ना वही हिंदू डेकोरेटिव पीसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पीस जो मिला है ये है प्रणाला। इसको कहते हैं मगर प्रणाला कहते हैं। मगर मीन्स क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल इज ए सिंबोलिज्म ऑफ रिवर गंगा। तो ये मगर प्रणाला मिला। तो कोई भी मंदिर में जाइए कि जो प्रणाला जो अभिषेक जला का जो पानी जो निकलते है, ये मगर प्रणाल से निकलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी मंदिर में जाएंगे तो ऑन द वन साइड देयर विल बी ए लेडी स्टैंडिंग ऑन मगर, दूसरा टर्टोइस में। तो इसका मतलब है वन इज यमुना गंगा एंड वन इज यमुना। फिर आप नीचे के सरस्वती है, उसमें बिल्कुल नहा के शुद्ध होके आप भगवान के पास जा रहे हैं। तो ये मगर प्रणाला मिली। क्या कोई इस्लामिक
मस्जिद से आप मगर प्रणाला आप उम्मीद कर सकते हैं? इनको मुसलमानों के जो मौलवी लोगों से पूछ लीजिए, ये इसी तरीके से प्रणाम था। ये दूसरा मंदिर का है, ये बताने के लिए यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से मगर प्रणाला नॉर्थ में हो साउथ में है, ये वही मिलता है। ये वो जो लेडी है ये वहां का नहीं है। तो इस तरह की बहुत, ये वो जो विष्णु हरि शिला फलक जो मंदिर तोड़ा था, तो उस टाइम में जो इंस्क्रिप्शन मिला है ये गोविंद चंद्र का 11th 12th सेंचुरी का मंदिर है। तो उसमें ये बहुत ही क्लियरली कहा है कि ये बाली के लिए, बाली को जो मारा था उनका है, और उसी तरीके से रावण को जो मारा है 10 हेडेड पर्सन को मारा है। ये वो जो इंस्क्रिप्शन है, तो इंस्क्रिप्शन को भी वो मानते नहीं थे, वो कह रहे थे कि ये प्लान है पहले, फिर बाद में कहा नहीं ये वहीं से चोरी किया है। तो इस तरीके के आरोप लगाते हैं। जिसके बारे में जिसका जिक्र किया तो वो ये इंस्क्रिप्शन है, वो अलग है, ये अलग है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस है। इसके अलावा हिस्टोरिकल रेफरेंसेस बहुत है। आईने अकबरी में वहां के बारे में, अयोध्या के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है अयोध्या आगे ना अकबरी अकबर के जमाने का है। उसके बाद जो है ना विलियम फिंच ने लिखा है, ही वाज एन इंग्लिश ट्रैवलर। उसके बाद जो है डीलिट करके एक डच ट्रैवलर। तो बहुत सारे हमारे पास जो ना एविडेंसेस है, वो सब जो ना अभी मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत लगेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे एविडेंसेस है। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? ठीक है, कोर्ट के जजमेंट आके एक बहुत भव्य मंदिर बनाना चाहिए। ये नहीं कि मुसलमानों को अलग करके रखें। मुसलमानों का प्रॉब्लम जो ना हिंदू का भी है। तो हमको जो ना इस देश से आम मुसलमानों को अलग नहीं कर सकते, उनको भाग भी नहीं सकते, भगा भी नहीं सकते। उनको अपनाना चाहिए। दोनों के एक साथ मिलके जो ना एक मजबूत देश बनाना चाहिए। तभी जो ना भारत जो ना एक आगे मजबूत देश होके जो ना आगे बढ़ पाएंगे। तो यही मेरा ये आज जो ना पीसी प्रसाद साहब वाला जो ना मेमोरियल लेक्चर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी, जो भी हिंदू है, मुसलमानों को पास जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। वो आप गलत रास्ते में ये लोग ले गए थे, इसको जो ना हमको ठीक ठाक करना चाहिए। ये नहीं, अलग नहीं करना चाहिए। एक साथ जब आगे बढ़ेंगे हम लोग जो ना एक मजबूत देश बना पाएंगे। और मुझे उम्मीद है ये बेड़ा आप लोग जो हर एक आदमी जो ना अपना जिम्मेदारी समझ के, महसूस करके जो ना आप अपने कंधे पे उठाएंगे, तब भी जो ना हम लोग एक मजबूत कंट्री बन के निकल सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग ए वेरी पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सो मच। Thank you so much, अब sir. कुछ